हेलो बच्चों, मैं हूं रुपेंद्र। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक लेक्चर पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में जाना था और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये बात जाना था हमने। तो आज हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.1 के, यानी कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दी एचसीएफ ऑफ। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें से जिनके हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ फाइंड करने हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। तो कैसे करते हैं ये एक क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम ये 3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। तो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें 135 और 225 दो नंबर्स हैं जिनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है और मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि हम हमेशा छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 से 225 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम 225 में डिवाइड करते हैं और 2 टाइम्स करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से बड़ा है। तो इसलिए हम लोग 1 बार करेंगे। तो 1 बार कितना आएगा, 135, और इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0 और 9, यानी कि 90 आएगा। अब इस 90 से, जैसे मैंने बताया था, अब 90 में फर्दर तो 135 से डिवाइड हो नहीं सकता। तो जब 135 से 90 में डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस 90 को जो कि इस वाले का रिमाइंडर है उससे तो अगले वाले डिवाइड के लिए डिवीजर मान लेंगे, और जो पिछले वाले का डिवीजर था उसे अगले वाले डिवाइड के लिए डिविडेंड मान लेंगे। तो इस तरीके से 90 तो यहाँ पर डिवीजर जो कि पिछले वाले का रिमाइंडर था, और 135 यहाँ पर डिविडेंड जो कि पिछले वाले का डिवीजर था हो जाएगा। तो अब 90 से करेंगे 1 बार तो ये 90 आएगा यहाँ पे। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब 45 फिर से वही क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर को हम लोग डिवीजर मान लेंगे अगले वाले के लिए, और पिछले वाले के डिवीजर को यहाँ पर डिविडेंड मान लेंगे। अब इसमें 45 से करेंगे 90 में तो कितने बार करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 90 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो अब तो फर्दर कर ही नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। और मैंने बताया था पिछली बार कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आना तब तक कि हमें डिवाइड करते जाना है। इसी तरीके से हमें बदलते जाना है रिमाइंडर और डिवीजर और डिविडेंड को, और हमें डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे जब डिवाइड जो आपका लास्ट वाला था उसमें रिमाइंडर 0 जिसमें आया, उसका जो डिवीजर होगा, ध्यान देना, लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आया था तो उसका जो डिवीजर होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी जिसे हम बोलते हैं वो होगा। यहाँ पे 45 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका है। इसके साथ साथ क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसमें कुछ स्टेप्स और लिखनी पड़ती हैं, तो हमने 3 स्टेप्स यानी 3 डिवाइड किए। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए 1, 2 और 3 डिवाइड किए। तो इन तीनों स्टेप्स को हम लिखते हैं किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, a = bq + r का इस्तेमाल करके, जहां पर r क्या होता है, जहां पर r जो होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो किससे छोटा होगा, वो b से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम जैसे पहले वाले को अगर लिखेंगे तो ये डिविडेंड है। तो कितना था डिविडेंड यहाँ पे, 225। तो 225 = ये डिवीजर था, तो कितना था यहाँ पे, 135। क्वेश्चन कितना था, 1 था यहाँ पर, और रिमाइंडर कितना था यहाँ पे, 90 था। तो पहले वाले को हो गया सेम, ये दोनों लिखेंगे। यहाँ पे कितना था डिविडेंड, 135, यहाँ पर 90 × 1 + 45। सिमिलरली यहाँ पर 90 था डिविडेंड, 45 × क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर था यहाँ पर 0। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो लास्ट वाले डिवाइड जो हमने किया उसका जो डिवीजर था वो आपका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरह इन दोनों क्वेश्चंस को और करना है। चलो करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या नंबर्स दिए हुए हैं, 196 दिया हुआ है आपको और 38220 दिया हुआ है। इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 196 से ही हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 196 को तो डिवीजर मान लेंगे और 38220 को डिविडेंड मान लेंगे। तो 196 से हम क्या करेंगे, अब इसमें डिवाइड करेंगे 38220 में। तो करते हैं, कितनी बार करेंगे, अगर हम
382, अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 392 आएगा। तो 2 टाइम्स तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम 1 टाइम्स करेंगे। तो 1 टाइम्स करते हैं तो 100 कितना आएगा 96। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, ये 7 तो 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 186 बचा। तो अब इसमें अगले वाले नंबर को उतारेंगे, क्योंकि अभी तो डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसकी तरह नहीं करना है कि इसे फिर से अब अगले वाले के लिए डिविडेंड वगैरह मान लें, डिवीजन मान लें, क्यों? क्योंकि अभी तो डिवाइड पूरा ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इस तरह से अगले वाले नंबर को जो कि 2 है यहाँ पे, उसे उतारेंगे यहाँ पे। तो 2 को उतारेंगे तो 1862 हुआ। तो 196 से करेंगे तो देखो करते हैं, अगर 10 टाइम्स करते हैं तो फिर तो 1960 हो जाएगा। तो हम 9 टाइम्स करेंगे, तो 9 से करते हैं तो 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86 की 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, तो इतना आएगा 1764। तो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो छोटा नंबर ऊपर तो कैरी लेंगे इधर से, तो 12 में से 4 गया तो 8। अब यहाँ 5 बचा, यहाँ छोटा हो गया, इधर कैरी लेंगे तो 15 में से 6 किया तो 9, यहाँ 7 और ये 0 तो ये भी 0, तो इधर वाला 0 हो जाएगा। तो अगले वाले नंबर को उतारेंगे। अब यहाँ पे कितना था 0, तो ये 980 में करना है। तो 196 से 980 में करना है डिवाइड, तो कितनी बार करेंगे? तो करते हैं हम लोग कितनी बार 5 बार करते हैं। तो 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 9 जा 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, तो 5 से 5 9 जा 45 और 3 48 की 8 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, यानी कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा? यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो हमें तब तक ही करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो फर्दर हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इधर जब हमने देखा तो हमें 3 बार डिवाइड करना पड़ा, और पिछला वाला जो क्वेश्चन भी किया था हमने इंट्रोडक्शन में, तो उसमें भी हमें 2 बार डिवाइड करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे एक ही बार डिवाइड करना पड़ा। तो इसका कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर एक भी बार डिवाइड करना पड़ा और रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका जो डिवीजर था वही जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि क्वेश्चन में जो गिवन छोटा नंबर था, अगर वो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो है 196। तो इस तरीके से इसे करना है। तो इसकी भी स्टेप्स लिख सकते हैं। 38220 यहाँ डिविडेंड था, इक्वल टू 196 डिवीजर था, मल्टीप्लाई बाई 195 क्वेश्चन था, प्लस रिमाइंडर क्या था यहाँ पर 0 था। तो इस तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। अब करेंगे हम थर्ड, और ये पहले वाले का लास्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या कह रहा है? 2 नंबर्स हैं 867 और दूसरा नंबर है 225। तो क्या इस नंबर के इसमें डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो मैंने पिछली बार ही बताया था कि हमें हमेशा छोटे नंबर का बड़े में करना है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे आगे पीछे कैसे भी नंबर लिखे हो। तो हम लोग 225 का 867 में डिवाइड करेंगे। किसमें करेंगे? 225 का डिवाइड करेंगे हम लोग 867 में। तो कितने टाइम्स करें? अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो 675, और 4 टाइम्स करते हैं तो ये 900, तो 4 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 टाइम्स करते हैं तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 675। तो अब माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचा, 16 में से 7 के तो 9 बचा, और 1 तो यहाँ 1 बचा, तो 192। तो अभी छोटा बचा रिमाइंडर, तो और कोई नंबर तो है नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसे अगले वाले डिवाइड के लिए डिवीजर, और पिछले वाले को 225 को यहाँ पर डिविडेंड मान लेंगे। तो 225 अब हमें डिवाइड करना, तो कितनी बार करेंगे? 1 बार। तो कितना आया? 192 आया। माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3, और 22 और 19 गए तो यहाँ पे भी 3 बचा। तो फिर से अब 33 से 192 में डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम्स डिवाइड करते हैं। तो 5 3 या 15 की 5 कैरी 1, 5 3 15 1 16। तो 165 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये कम है 2, तो कैरी ले लेंगे। तो 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ 8 बचा, तो 8 में 6 गया तो 2। तो अब हमें डिवाइड करना है 27 का 33 में। हम इधर लिख लेते हैं इसे। 27 से अब हमें डिवाइड करना है 33 में। तो कितने बार जाएगा? 1 बार। तो कितना आएगा? 27। माइनस करेंगे तो कितना? 6। अब 6 से सिमिलरली फिर से डिवाइड करेंगे 27 में। कितनी बार करेंगे? 4 बार। तो कितना आएगा? 24। फिर से माइनस करेंगे तो कितना बचा? 3। अब 3 का किस में करेंगे? 6 में। तो ये अब की बार कितना आएगा? 2 आएगा। तो 3 2 जा 6। तो अब आगे रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो अब हमें आगे डिवाइड नहीं करना है।
तो अब हम बता सकते हैं हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, मैंने बता रखा है। जिस वाले डिवाइडर में हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उसका जो डिवीजर होता है वही क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि यहाँ पे 3 है। तो अब हमने कितने स्टेप्स फॉलो किए, कितने डिवाइड किए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस 6 को हमें वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने ऊपर वाले दोनों नंबर्स को लिखा था, जैसे इन तीनों नंबर्स को लिखा था, सिमिलरली ये इस नंबर को लिखा था, और इसी तरह हमें इन 6 के डिवाइड को भी लिखना है। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका मतलब हमें ये शो करना है कि जितने भी सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं हम उन्हें 6q + 1 या 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में हम उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं, जितने भी सारे होते हैं उनमें से। तो हम इसे 2 तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला वाला तरीका जो एनसीईआरटी में दिया है, और एक दूसरा जिसमें हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर की मदद से ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाले मेथड से करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं, जिसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे कहता है कि किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए कोई दो होल नंबर्स क्यू और आर इस रिलेशन में होते हैं, जो ये रिलेशन आपको दे रखा है, जहां पर जो आर होगा वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो b से हमेशा ही छोटा होगा। तो ये आखिर क्या था, कैसे आया ये फार्मूला, इस पे अभी हमने चर्चा की थी। ये डिवाइड से आया ये पूरा जो फार्मूला है ना। तो यहाँ पे b जो होता है वो डिवीजर होता है जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। r यहाँ पे रिमाइंडर है, q यहाँ पे क्वोशिएंट है, और ये जो a नंबर है वो डिविडेंड है जिस नंबर में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को इन तीनों के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी, जो जिसका मल्टीप्लाई क्यू के साथ हो रहा है वो क्या है, वो 6 है तीनों में। 6q 6q 6q। तो अगर bq और 6q को कंपेयर करो तो तीनों में 6 कॉमन है। जैसे हम लोग अगर इससे कंपेयर करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे b = कितना है, 6 है ना, क्योंकि bq के साथ में q के साथ में 6 है, यहाँ पे यहाँ q के साथ में b है, यानी b यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। और हमें पता है b क्या होता है, डिवीजर होता है, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हमारे पास b 6 है तो हमें पता है कि जब हम 6 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 ही आ जाएगा तो फिर तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर आ जाएगा जिसमें 6 से डिवाइड हो रहा है तो फिर तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इस वजह से ये पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं जब हम 6 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे। तो हम बारी बारी से इन रिमाइंडर्स को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जब हम r = 0 पुट करते हैं, जब हम r = 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। b की जगह 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6q + r यानी कि 0। तो 6q + 0 यानी कि 6q ही रहने वाला है। ऐसे ही जब हम r = 1 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, ऐसे ही हमें 5 तक पुट करना है। तो जब हम r = 1 पुट करेंगे तो ये 6q + 1 की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है? मतलब अगर हम इस नंबर में 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में 1 बच रहा है, इसमें तो 2 से हो जाएगा, लेकिन ये 1 बच रहा है, इस वजह से पूरे नंबर में 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि ऑड इंटीजर्स वही होते हैं ना जिसमें 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि जो इवन ना हो। तो जब इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें पता है ये कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। इसी तरह इससे ऊपर वाले नंबर में अगर आप देखें तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है, ये वाला पॉजिटिव इवन इंटीजर इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह अब हम r = 2 पुट करेंगे। तो r = 2 पुट करने पे क्या आएगा, 6q + 2। तो अगर हम इसे देखें इन दोनों में, तो दोनों में 2 कॉमन है। हमें दिख रहा है कि इसके फैक्टर 6 के 2 × 3 और ये तो 2। तो मैं क्या, दोनों में जब 2 कॉमन, तो 2 को कॉमन ले सकता हूँ बाहर। तो यहाँ 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3q बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 का 3 से मल्टीप्लाई होने पे ही ये रिटर्न हो जाएगा, यानी ये वापस आएगा 6q। इस वजह से हम जब इसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3q बचेगा। ऐसे ही जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 2 का 1 से मल्टीप्लाई होने पे ही 2 आएगा।
तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है दोनों, ये वाला पार्ट और ये 2, तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि इसमें भी 2 से डिवाइड करने पर 2 का डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है ना। ये क्रॉस वालों का मतलब है 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये जो टिक लगे हुए हैं उसका मतलब है कि 2 का डिवाइड हो रहा है। तो अभी तक एक ही नंबर ऐसा है जिसमें 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो अभी और रखते हैं, आर इक्वल टू हम लोग 3 रखेंगे, हम ऐसे 5 तक रखेंगे। तो आर इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 3 आएगा। अब यहाँ पे 3 बचा, तो अगर 3 को अगर हम देखें तो क्या इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, यानी ये वाले में भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी कौन सा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ये भी। इसी तरह आर इक्वल टू 4 रखेंगे, तो आर इक्वल टू 4 रखने पे क्या आएगा, 6 प्लस 4, तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ दोनों में। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ इसकी तरह 3 बचा, और यहाँ पर 2 कॉमन लूंगा तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 का 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, 2 और 2 का। तो यहाँ पे भी 2 इसका एक मल्टीपल है, 2 का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसमें भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है। लास्ट देखते हैं, आर इक्वल टू 5 पुट करने पे, आर इक्वल टू जब हम 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 5। तो 6 प्लस 5 में क्या, 5 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि इसमें भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी कौन सा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ये भी। तो अगर हम यहीं तक कर सकते थे 5 तक, तो अगर आप गौर करें तो हमने देखा कि 3 नंबर हमें ऐसे मिले जो कि क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। एक तो ये, एक ये और एक ये। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को लिखें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हमें रिमाइंडर रखने पे मिले अलग अलग, तो अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स को लिखें तो सबसे पहला क्या था, 6 प्लस 1, दूसरा क्या था 6 प्लस 3, और लास्ट क्या था 6 प्लस 5। यानी कि अगर हम देखें तो हमें यही तो प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6 प्लस 1 की फॉर्म के होंगे, या 6 प्लस 3, या 6 प्लस 5। तो वो हमने कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि जब हम आर इक्वल टू, जब बी इक्वल टू 6 हो तो आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 5 रेस्पेक्टिवली रखने पर ये फॉर्म बन सकती हैं। जब ये फॉर्म बन सकती है तो इनमें से 3 नंबर तो ऐसे थे जो कि इवन थे, और 3 ऐसे बचे जो कि ऑड होंगे। तो हमें यही प्रूव करना था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। यानी कि 616 मेंबर्स की जो आर्मी कंटिजेंट है उसे 32 मेंबर्स की जो आर्मी बैंड है उसके पीछे चलना है। किस तरह चलना है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरह चलना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल लाइंस वो लोग बनाएंगे, वो क्रिएट करेंगे, वो बराबर होनी चाहिए दोनों में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है जिसमें ये लोग मार्च करेंगे। तो अभी के लिए ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से ये लोग चलेंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले 32 मेंबर जो हैं, 32 मेंबर जो हैं वो आर्मी बैंड के चलेंगे। तो इस तरीके से ये लोग चलेंगे। हमें नहीं पता ये कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, हमें नहीं पता। तो ये वाले जो हैं वो आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं। अभी तक हम ऐसे समझ लेते हैं 32 हैं ये जो भी हैं। और इसी तरह इनके पीछे जो चलेंगे, इनके पीछे चलेंगे आर्मी कंटिजेंट के मेंबर। इस तरीके से आर्मी कंटिजेंट के मेंबर्स चलेंगे। तो जो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, जो कॉलम्स हैं, वो ये कह रहा है कि वो बराबर होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से अगर चल रहे हैं तो ये बराबर लाइन में क्रिएट करनी चाहिए। जैसे इधर से आप देख पा रहे हैं तो 5 हैं, तो 5 ही इधर हैं, तो बराबर होनी चाहिए दोनों में। अब हम मान लेते हैं, जैसे 5 तो ये हमें दिख रहा है, हमने बनाया है, लेकिन हमें पता नहीं है असल में कि कितने। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये n है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो ये n है। और नंबर ऑफ रोज जो आर्मी कंटिजेंट के मेंबर्स के द्वारा बनाई गई हैं वो हम लोग मान लेते हैं कि वो लोग y हैं। और आर्मी बैंड जो कि उनसे पहले चला उनके द्वारा बनाए गए जो नंबर ऑफ रोज हैं उन्हें मान लेते हैं हम वो x हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। तो आप मुझे बताओ, ये 616 मेंबर्स हैं आर्मी कंटिजेंट के और ये 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड के। तो जैसे हम लोग रेक्टेंगल के एरिया निकालते हैं उसी तरह से हम लोग ये नंबर फाइंड कर सकते हैं। मतलब इधर जितने लोग खड़े हुए हैं और इधर जितने लोग खड़े हुए हैं उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल नंबर पता चल जाएगा जितने खड़े हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर 10 लोग खड़े हुए हैं ऐसे करके,
कॉलम्स में, और इधर रोज में 5 लोग खड़े हुए हैं, तो 10 का 5 से मल्टीप्लाई करके 50 जो नंबर आएगा हम पता कर सकते हैं, 50 लोग ये पूरे खड़े हुए हैं। इसी तरह आर्मी कंटिजेंट का पता कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता है, हमने जो वैल्यूज मानी है वो हमें पता है, क्या है वो x और n है। तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ता है कि हमने ये x माना है और ये y माना है। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज इन आर्मी बैंड एंड इन आर्मी कंटिजेंट बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में जो हम एज्यूम करते हैं, जो वैल्यू मानते हैं, वो हमें लिखनी होती है। तो अगर ये यहाँ पे जो रोज बनाई इन्होंने आर्मी बैंड ने, वो नंबर ऑफ रोज एक्स हैं, और जो कॉलम्स बनाए वो नंबर ऑफ कॉलम्स एन है, तो x इंटू एन इनका टोटल नंबर हो जाएगा, जो कि 32 दिया हुआ है आर्मी बैंड के मेंबर्स का। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इधर जो नंबर है x है, और ऐसे करके है जो n है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x इंटू एन इक्वल टू होगा 32। सिमिलरली मैं इसे लिख सकता हूं y इंटू एन इक्वल टू होगा 616। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x इंटू एन इक्वल टू 32 है, और सिमिलरली y इंटू एन इक्वल टू 616 है। यानी x और y की कुछ ना कुछ न्यूमरल वैल्यूज होंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 32 आना चाहिए, और y इंटू एन की कुछ न्यूमरल वैल्यूज जिनका मल्टीप्लाई करने पे 616 आना चाहिए। यानी कि x और n 32 के दो फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका हम किसी नंबर में डिवाइड कर सकें, वो उसके फैक्टर्स बोले जाते हैं। तो अगर जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है, तो x और n दोनों से हम 32 में डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना। सिमिलरली y इंटू एन का मल्टीप्लाई करने पे जब 616 आ रहा है, तो y इंटू एन का y और n दोनों इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इन दोनों से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो जब यहाँ n 32 का भी फैक्टर है और n 616 का भी फैक्टर है, यानी n यहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर है, और हमसे कहा गया है कि हमें n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो जब हमें एक कॉमन फैक्टर है जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम है, यानी कि हाईएस्ट है। तो कॉमन फैक्टर तो है ये दोनों का, और इसके हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें असल में इन दोनों का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन पढ़ के, मैं बता देता आपको कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन बदल के आपके एग्जाम में आता, तो आप कैसे अप्रोच लगाते वहां पे, वो तरीका इस तरीके से आप वहां पे अप्रोच लगा सकते हैं। ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से निकालेंगे। तो यहाँ पर 32 छोटा नंबर है और 616 बड़ा नंबर है, तो हम छोटे नंबर का क्या करते हैं, बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर 32 से डिवाइड करेंगे 616 में, तो कितनी बार करेंगे, अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं तो 64 हो जाएगा, जो कि 61 से बड़ा है। तो हम लोग केवल 1 बार करेंगे, तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहां माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। आगे वाले नंबर को लिख लेंगे तो 296 आएगा। 32 से करेंगे तो 9 टाइम्स करेंगे, तो 9 टाइम्स करने पर 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1 9 3 27 और 1 28 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर आगे वाले नंबर में तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 8 बचा। और जब रिमाइंडर ऐसा बचता है जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उस रिमाइंडर को अगले वाले डिवाइड के लिए डिवीजर और प्रीवियस वाले के डिवीजर को यहाँ पर डिविडेंड मान लेते हैं। तो डिविडेंड हमारा कितना हो जाएगा, 32। तो 8 से 32 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 4 जा 32 जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमें आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमारा डिवाइड वहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब जिस वाले डिवाइड में हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो उसी का जो डिवीजर होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, 8 है। यानी यही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है जिसमें वो लोग मार्च करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स
इज 8। अब चाहें तो इनके स्टेप्स को लिख सकते हैं आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दो तरीके से कर सकते हैं, पर हम इसे केवल यहाँ पर एनसीईआरटी से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरे वाले मेथड से करने पर ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इस वजह से हम केवल एक ही मेथड से यहाँ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग इसे केवल एनसीईआरटी मेथड से करेंगे, आप लोग कोशिश कर सकते हैं दूसरे मेथड से भी करने की इस क्वेश्चन को, जैसे हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था। तो अगर उसी वाले फॉर्मूले पे को देखें जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का है, तो वो क्या है, a = bq + r, जहां पर r जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा होगा b से, यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर से छोटा होगा। तो फिर से अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह इसको और इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है कि जो q जैसा है ये 3m, तो इसके साथ में b का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो यहाँ पे 3 है। अगर हम इसे और इसे कंपेयर करते हैं तो यानी हमें यहाँ से पता चला कि b = जो है हमारा 3 है। यहाँ हम लेट भी लिख सकते हैं, यानी हमने अज्यूम किया है सभी हम लिख सकते हैं। तो हमें b यानी कि 3 से हमें इन नंबर्स में डिवाइड करना है। तो जब b जो है 3 है तो r क्या क्या हो सकता है, r की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी रिमाइंडर कितना कितना आएगा जब हम 3 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 नहीं आएगा, 3 से छोटा आता है ना, क्योंकि हमें पता है b से छोटा आता है। तो जब ये नंबर आए तो हम बारी बारी से r की वैल्यू को इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं r = पहले पुट करता हूँ 0। तो जब हम r = 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमें b की जगह पे 3 रखना है, तो ये हो जाएगा कुछ 3q + 0। 3q + 0, और 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, केवल और केवल 3q लिख सकते हैं। सिमिलरली जब मैं r = 1 पुट करूंगा तो r = 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q + 1। ऐसे r = 2 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q + 2। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें इनके स्क्वायर को प्रूव करना है कि वो इस फॉर्म में होते हैं। तो हमें जो नंबर्स मिले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमें इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला a1 माना था, मान लो ये वाला a1 है, ये वाला a2 है और ये वाला a3 है। तो अब हमें इनका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं a1 का स्क्वायर करूं, तो a1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि a1 = 3q है तो 3q का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 9q²। सिमिलरली अगर मैं a2 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, और ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर = कितना होता है, a², यानी कि 3q का होल स्क्वायर + 2ab, यानी 2 × 3q × 1 + b², यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q² + 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6, तो ये 6q + 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब हम a3 का होल स्क्वायर करेंगे, a3 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि हमें करना पड़ेगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो ये a², वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, a² + 2ab + b², ये हो जाएगा, ये 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q², ये 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12q + 2 × 2 = 4। तो अगर हम इनमें कॉमन लें, कैसे कॉमन, जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये 9q² था और हमें लिखना किस फॉर्म में है, 3m की फॉर्म में, यानी अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लूं तो यहाँ कितना बचेगा, 3q²। तो अब मैं इस 3q² को क्या m लिख सकता हूं, क्योंकि q की मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा तो वो आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर ही ना, और वो पहले से क्वेश्चन में कह चुका है कि m हमारा कोई इंटीजर है। तो जब q की कोई वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू इंटीजर आएगी तो 3m लिख सकता हूं मैं, क्योंकि m कोई ना कोई इंटीजर है। सिमिलरली इस वाले में और इस वाले टर्म में, इन दोनों टर्म्स को अगर आप गौर से देखें तो आप इसमें एक कॉमन नंबर पाएंगे दोनों में, ये 3 × 3, ये 2 × 3, तो 3 इसमें कॉमन है। तो क्या मैं इसमें से भी 3 कॉमन लिख सकता हूं, जब मैं इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो ये कितना बचेगा, 3q²
और यहाँ कितना बचेगा 2q और कितना बचेगा +1। यानी कि मैं इस वाले नंबर को, यहाँ जगह नहीं है इस वजह से मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ इस वाले नंबर को मैं 3m+1 लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों? अभी मैंने लिखा 3q² की जगह m, अब मैं इस पूरे की जगह m क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि q की वैल्यू यहाँ भी तो कोई पुट करूंगा तो वो भी m के बराबर आएगा। मतलब भले ही यहाँ पे आने वाला m की वैल्यू कुछ और हो, मान लो 1 हो, 2 हो, 3 हो, और यहाँ पे आने वाले m की वैल्यू कुछ और हो, कोई भी नंबर हो, अलग अलग हो, पर जब मैं यहाँ q की वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर ही ना, और वो पहले से कह चुका है कि कोई ना कोई इंटीजर आएगा, भले ही वो इंटीजर सेम ना हो। मान लो यहाँ पे ये m की वैल्यू आए 2, यहाँ पे m की वैल्यू आए 4, तो वो कोई भी आए, लेकिन वो होगी तो कोई ना कोई इंटीजर ही ना। ऐसे ही सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को गौर से देखना। इसे क्या मैं इन दोनों को कैसे लिख रहा हूं देखना, मैं इसमें से 3 × 3q² लिख सकता हूं, इसे मैं इसे 3 × 4q लिख सकता हूं। मैं इस वाले टर्म को स्प्लिट कर सकता हूं, क्या मैं इसे 3+1 नहीं लिख सकता 4 को? क्यों? क्योंकि 4 3+1 से तो होता है 4, 3+1 करोगे तो 4 आएगा, तो मैं 4 को क्या 3+1 लिख सकता हूं। जब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं तो इन तीनों में गौर करो, क्या इसमें तीनों में 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन लेते हैं। जैसे ही हमने इन तीनों में से 3 को कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3q², यहां बचेगा 4q और यहां क्या बचेगा 1+1। अब मैं इस पूरे की जगह पे 1 लिख रहा हूं, 3m+1। किस अप्रोच से? उसी अप्रोच से जिस अप्रोच से मैंने ऊपर बताया कि क्योंकि मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा उसके लिए ये पूरा का पूरा आएगा तो एक इंटीजर ही। तो इस वजह से हमने क्या गौर किया कि जैसे ही हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर, हमने जो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर था, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसकी फॉर्म का हो सकता है? वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m+1 की फॉर्म का होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ये उसी तरह करना है जिस तरह हमने 4th वाला क्वेश्चन किया था, बस वहां पर स्क्वायर था और यहां पर क्यूब है। तो चलो करते हैं। तो जिस तरीके से हमें पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r, जहां पर जो r होगा वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो b से हमेशा ही छोटा होगा। तो अब हम यहां से अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो हमारा क्या है, इनका कंपेयर करने पे कि वो 9 है, यानी कि b क्या मान सकते हैं हम कि b 9 है। जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है डिवीजर, यानी कि हमारा 9 है। और अगर डिवीजर 9 है तो रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, इसी तरह 8 तक हो सकता है ना, क्योंकि वो b से छोटा होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होता है रिमाइंडर। तो अब हमें रिमाइंडर की इतनी सारी वैल्यूज इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम शुरुआती 1-2 वैल्यूज को पुट करके ही ये स्ट्रक्चर पा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम r = 0 पुट करते हैं, हम रिमाइंडर 0 पुट करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रिमाइंडर 0 और b = 9 पुट करें तो क्या हो जाएगा? ये कुछ फॉर्मूला 9q + 0 की इस फॉर्म में हो जाएगा। मान लो ये a1 है, हम इसे a1 मान लेते हैं अभी के लिए, तो a1 = 9q + 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9q। क्यों? क्योंकि 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो 0 तो हट जाएगा। इसी तरह मैं r = जब 1 पुट करूंगा तो r = 1 पुट करने पे a2 अगर मैं इसे मानूं तो a2 क्या हो जाएगा? 9q + 1 हो जाएगा। इसी तरह r = 2 पुट करने पर a3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 9q + 2 हो जाएगा। आप चाहें तो आगे और पुट कर सकते हैं, है ना, वरना इतना ही काफी है। तो जब r = 0 था तो इतना 9q आ रहा था, जब r = 1 था तो 9q + 1, r = 2 होगा तो 9q + 2। तो अब हमें इनका क्यूब करना है हमें इनका। तो मान लो मैं a1 का क्यूब करूं सबसे पहले, तो जब मैं a1 का क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9q का क्यूब। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूं? क्यूब का मतलब क्या? मैं 3 बार इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूं? 9q × 9q × 9q। यहाँ डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये मैंने डायरेक्ट ही 9 के क्यूब 729 क्यों नहीं किया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, अलग अलग क्यों किया? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर
कॉमन दिख रहा था कि हमें 9 कॉमन करना है बाद में। जब हमें बाद में 9 कॉमन करना है फिर मल्टीप्लाई करके अलग से कॉमन लेने की क्या जरूरत है, यहीं से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 9 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 3 टाइम्स तो क्यूब बचा, यानी 3 बार क्यू का मल्टीप्लाई होगा तो क्यू का भी क्यूब हो जाएगा, और 9 का 9 से होगा तो 81। तो मैं इसे 81 और क्यू का क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैं क्या इसे एम नहीं मान सकता, क्यों? क्योंकि मैं क्यू की जो भी पुट करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, वो आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर, इस वजह से मैं इस पूरे को 9 एम लिख सकता हूं। इसी तरह अगर मैं a2 का क्यूब करूं तो a2 की वैल्यू क्या आती है, 9 क्यूब प्लस 1। अब ये 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करना है, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, जो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी। तो अब हम जब इनका क्यूब करेंगे तो क्यूब तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन ढूंढना है, तो हम 1 को लास्ट में लिख लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को पहले लिख लेंगे। तो मैं इसे लिखता हूं 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस इस वाले पार्ट को पहले लिखता हूं, तो 3 9 27, तो 27 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1, उसके बाद में 1 का क्यूब यानी कि 1। तो अब इस पूरे पार्ट में से आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर। तो अब हम इस पूरे पार्ट में से 9 कॉमन लेंगे, तो मैं जब इसमें से 9 कॉमन लूंगा तो यहां कितना बचेगा, जितना पहले बचा था, यानी कि 81 क्यू का क्यूब, 81 क्यू का क्यूब प्लस जब यहां से 9 कॉमन ले लूंगा तो केवल 3 क्यू बचेगा, और एक और ब्रैकेट लगा सकते हैं, 3 क्यू प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट में, तो इसे कैपिटल ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट 1। तो यहां पे कितना बचा, प्लस में 1 बचा। तो इस पूरे को अब मैं क्या लिखता हूं, 9m लिखता हूं। तो ये 9m प्लस 1, जैसे मैंने ऊपर वाला लिखा इस पूरे की जगह m माना, ऐसे मैंने इस पूरे की जगह m माना और मैंने इसे 9m प्लस 1 लिखा। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे की जगह पर कोई ना कोई m की वैल्यू आएगी, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। और इसी तरह हम यहाँ a3 का क्यूब करेंगे, तो a3 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो सिमिलरली यहाँ पे फिर से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, जो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b ब्रैकेट में a प्लस b। इस वाले को जैसे पिछली वाले को 1 को पीछे लिखा था, सिमिलरली इसे पीछे लिख लेंगे और इन दोनों टर्म्स को आगे लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से हमें 9 कॉमन लेना है। तो इसे लिखते हैं पहले 9 क्यू का क्यूब प्लस इसे लिखते हैं 3 9 27, 27 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 2 प्लस यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो 8। क्यूब का मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना, किसी नंबर के क्यूब का मतलब है उसका 3 बार मल्टीप्लाई करना, और स्क्वायर का मतलब है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसी तरह जितनी पावर है किसी नंबर की या वेरिएबल की, उसका मतलब है उसका हमें उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों में से अब हम 9 कॉमन लेंगे, तो जब मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, पिछली बार जितना बचा था 81 क्यू का क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लूंगा तो 9 6 54, तो यहाँ कितना बचेगा 6 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 2, यहाँ कैपिटल ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस 8। तो इस पूरे को अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m, जैसे मैंने पहले लिखा था m कोई ना कोई इंटीजर है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो वो या तो 9m की फॉर्म का होगा, या वो 9m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या वो 9m प्लस 8 की फॉर्म का होगा, और यही हमें करना था।